गुड मॉर्निंग। एग्जाम की तैयारी आपकी जोर शोर से चल रही है और ये इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर किसी एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें विविध टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और इनको दिमाग में स्टोर करिएगा। और इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट बताएंगे जो कि आपको अपने दिमाग में स्टोर करना है, वहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ध्यान सुनिएगा और यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने चाहिए। तो शुरू करते हैं और देखिए यहाँ से कि भारत में अगर हम बात करें वायु परिवहन के, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि भारत में हवाई जहाज की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो 1911 में हुई थी। भारत की बात कर रहा हूँ, विश्व की नहीं। भारत में जो पहली बार हवाई जहाज उड़ा था वो 1911 में उड़ा था। उस समय उड़ाया गया था वो इलाहाबाद से, मेन इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इलाहाबाद नैनी तो आप जानते हो। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली बार हवाई जहाज उड़ाया गया था 1911 में। उस समय अंग्रेज थे यहाँ पर, वही उड़ाए थे। ठीक है, लेकिन याद रखना उस समय भारत में हवाई जहाज नहीं बनते थे, विदेशों से उसके सामान आते थे और यहीं पर उसको असेंबल करके तैयार किया जाता था। ठीक है, दूसरी बात, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1953 में। पहले ये प्राइवेट कंपनियां यूज करती थी, चलाती थी। तो इसका राष्ट्रीयकरण करके देश को कब समर्पित किया गया? 1953 में। याद रखेंगे, 1953 में। देश आजाद हो चुका है 53 में। ठीक, इसके अलावा कुछ हवाई अड्डों से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हवाई अड्डे का थोड़ा सा अजीब सा नाम रहता है, पूछ लेता है कि यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। ऐसे क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। अगर आप एसएससी लेवल के एग्जाम देते होगे तो आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। पूछ लेगा यह हवाई अड्डा किस राज्य में। यह हवाई अड्डा, नाम थोड़ा अजीब रहता है इसलिए याद नहीं होते हैं। तो कुछ मैं मुख्य मुख्य के बता देता हूँ जो कि बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर पेपर में आए तो आपसे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ना, वहां पर मिलेगा वीर सावरकर हवाई अड्डा। इसके अलावा राजीव गांधी हवाई अड्डा आपको मिलेगा हैदराबाद में। सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट भरे पड़े हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, याद रखना है। इसको एक दो बार रिवीजन करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको पेपर में। और केवल पेट के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हो तो इसको जरूर रिवीजन करके जाइए। गोपीनाथ बारदोई, गोपीनाथ बारदोई हवाई अड्डा कहाँ मिलेगा आपको? गुवाहाटी, असम में है ये गोपीनाथ बारदोई। ठीक है, अगला देखो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ये आपको मिलेगा नई दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो गोपीनाथ बारदोई, ये भी पूछा गया कई बार। इसके अलावा दबोलिम हवाई अड्डा, ये आपको गोवा में मिलेगा। पूछा नहीं जाता लेकिन याद रखना, दबोलिम हवाई अड्डा गोवा में। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। ये है मुंबई में, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा आपको मिलेगा लखनऊ में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, लखनऊ का फेवरेट, मतलब उत्तर प्रदेश का फेवरेट क्वेश्चन है, खूब पूछता है इसको। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपको वाराणसी में मिलेगा, जैसे बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं ना, यही है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये मिलेगा आपको बनारस में, आप जानने लोगे बनारस तो मिलेगा आपको। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपको मिलेगा, ये कोलकाता में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ हवाई अड्डों के नाम बताए हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री वाला, चौधरी चरण सिंह वाला, और ये इंदिरा गांधी वाला और छत्रपति शिवाजी वाला। ये चार हवाई अड्डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी और भी याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब कुछ बंदरगाह भी हैं, जैसे कि हवाई जहाज चलते हैं तो जैसे नाव भी चलते होंगे, तो नाव से भी कुछ बंदरगाहों से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बंदरगाह कहाँ है या फिर इसकी विशेषता क्या है। तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन हम कुछ के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आपको वन लाइनर में इनको याद रखना है, पेपर में आए तो गड़बड़ नहीं होना है। ठीक है, जैसे मुंबई बंदरगाह को भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। बंदरगाह वो होते हैं जो नदी के समुद्र के तटीय क्षेत्र में, वह क्षेत्र जो ऐसा बना है जहां जहाज जाके आराम से रुक सके और वहां से सामान मेन जमीन पे उतारा जा सके, तो वह क्षेत्र बोला जाता है बंदरगाह। अगर वो प्राकृतिक रूप से बना है, मतलब कि अपने आप कट के बन गया है, तो उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। अगर वो हमने मशीनों से काट काट के बनाया है तो उसे वो कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं। क्लियर है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ज्वारी बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं? कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। वहां ज्वार भाटा खूब आता है, आप जानते हो। भारत में सबसे बड़ा ज्वार भाटा गुजरात के कांडला, गुजरात में ही आता है। तो वहां पर जो ज्वार आता है, ज्वार मतलब पानी का चढ़ना, समुद्र के पानी का चढ़ना, भाटा मतलब उतरना। तो ज्वारी बंदरगाह कहाँ मिल सकता है आपको? कांडला बंदरगाह, ये आपको मिलेगा गुजरात में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये भारत का सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। ये गहरा बंदरगाह, यहाँ गहराई बहुत ज्यादा है, बड़ी नावें आराम से लग सकती हैं। जहां गहराई, पानी जहां छिछला होता है, गहराई कम होती है, वहां बड़ी नावें जाएंगी तो पानी अंदर धंस जाएगी मिट्टी में, तो चल नहीं पाएंगी। इसलिए जो गहरा बंदरगाह होता है वहां बड़ी नाव आराम से रुक सकती है, क्योंकि वहां पानी ज्यादा होता है। चेन्नई बंदरगाह आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगर बंदरगाह है तो बंदरगाह
से तो समुद्र में लोग आते जाते हैं, लेकिन अगर धरातल के अंदरूनी भाग में जहां नदियां चल जाती हैं, नदियां धरातल के अंदरूनी भाग में प्रवाहित होती हैं, अगर उसमें भी जहाज ले जाना हो तो उसको बनाया गया है एनडब्ल्यू, नेशनल वाटर वे, मतलब कि समुद्री रास्ता जो कि पानी वाला रास्ता होता है तो उसे वाटर वे बोलते हैं। तो कुछ एक दो वाटर वे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम जानते रहेगा। पहला है एनडब्ल्यू 1, ये बहुत पूछा जाता है। एनडब्ल्यू 1 नेशनल वाटर 1 जो रास्ता बनाया गया है, ये कहाँ से कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, याद रखिएगा। इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इलाहाबाद आपको प्रयागराज वाला है, यही मतलब यही प्रयागराज जिसका नाम चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये किस नदी में है? तो गंगा। लंबाई कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? यही है, नेशनल वाटर वे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में गंगा नदी में बनाया गया है। दूसरा है एनडब्ल्यू 2, सादिया से धुबरी पट्टी के बीच में है, ये मिलेगा आपको असम में। असम में कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्रा नदी है, वहां पर नदी में बताया ब्रह्मपुत्र नदी वहां बहती है, और उसी में माजुली द्वीप है। तो असम के ब्रह्मपुत्रा नदी में कौन सा है? एनडब्ल्यू 2, ठीक है। और तीसरा जो है एनडब्ल्यू 3, ये आपको मिलेगा, है 11 है, ठीक है, और भी है, राष्ट्रीयकृत 11 है, लेकिन ये पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कोल्लम से कोट्टापुरम, ये कोल्लम से कोट्टापुरम एनडब्ल्यू 3 है, और ये एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक नहर है, उद्योग मंडल नहर, उसी नहर में ये बनाया गया है एनडब्ल्यू 3, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखो, विश्व की जो, अब जैसे कि हमने हवाई जहाज देख लिया, और उसके बाद बंदरगाह देख लिया, उसके बाद नावें देख लिया अंदर बाहर जो चल रही है, मतलब समुद्रों में चल रही है, पृथ्वी के मतलब कि धरातल के अंदर जो नदियां हैं उसमें चल रही हैं। तो हम कुछ ट्रेनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ट्रेनें भी तो हवाई चलती है, जैसे हवाई जहाज चल रही है, ट्रेन भी चल रही होगी, ट्रेनों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। विश्व की जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो 1825 में चलाई गई थी, भारत की नहीं, विश्व की बात कर रहा हूँ। 1825 में चलाई गई थी, लीवरपूल से मैनचेस्टर, मैनचेस्टर नाम याद रखिएगा, अभी काम देगा ये। लीवरपूल से मैनचेस्टर, ये कहाँ है? ब्रिटेन में। मतलब विश्व की पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ब्रिटेन में। और हमारे यहाँ राज कौन कर रहे थे? ब्रिटेन वाले कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। इसका मतलब हमारे यहाँ भी ट्रेन कौन चलाएगा? वही लोग चलाएंगे, जो वहां चला रहे हैं वही यहाँ लोग चलाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे ना, तो वही तो रहे थे, इतने दिन खाए पिए मस्ती किए, तो मस्ती किए तो कुछ दे के भी गए हैं। जैसे लोग जाते वक्त विदाई दे के जाते हैं ना, ये भी विदाई दे के गए हैं, ट्रेन दे के गए हैं। तो ये कहाँ चलाए थे पहले ट्रेन? लीवरपूल से मैनचेस्टर में। कहाँ है ये? ब्रिटेन में। कब चली थी पहली बार? 1825 में। 1825 में अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे, याद रखना, इरविन था शायद। अब भारत में जो ये ट्रेन चला, मतलब जो विश्व की चली थी तो भारत में भी चलाई गई थी। तो भारतीय ट्रेन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1905 में किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड जो बनाया गया था, उस समय हमारे यहाँ कर्जन शासन कर रहे थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उन्होंने भारतीय रेलवे बोर्ड बनाया था 1905 में, याद रखिएगा। और 1905 में आपको याद होगा, हमने इतिहास में बताया था, बंगाल विभाजन भी किया था उस बंदे ने, बहुत खतरनाक था, ठीक है। और जब देश आजाद हुआ तो ये जो इन्होंने यहाँ ट्रेन की पटरियां बिछा बिछा के गए थे, उसका हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण करके उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो भारतीय ट्रेन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान में पूरी तरह से लागू हुआ था, याद है ना, ठीक है। आगे देखो, एकवर्थ कमेटी, इसके बारे में जानते होंगे। एकवर्थ कमेटी के से क्या मतलब, क्या सिफारिश की गई थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए। दरअसल ये था कि शुरू में रेल बजट, रेल का खर्चा और आम बजट मतलब आम जनता के खर्चा दोनों एक ही में प्रस्तुत करते थे, दोनों का खर्चा कितना है दिखा देते थे बजट और पैसा पास करवा लेते थे। तो एकवर्थ कमेटी आती है 1923-24 के आसपास की बात है। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, रेल बजट अलग से पेश करो और आम बजट अलग से पेश करो। तो किस समिति ने सिफारिश की थी? तो एकवर्थ समिति ने, ठीक है। उनकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, याद रहेगा। इसके अलावा देखो, भारत में जो पहली रेल चली थी वो चली थी 1853 में, ये आपको याद होना चाहिए। उस समय हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, वही अपने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था, वही अपने यहाँ पर तार व्यवस्था लाया था, उसी की राज हड़प नीति भी थी। और उसी के समय में पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चली थी, याद होगा आपको, ठीक है। ये तो भारत में पहली ट्रेन थी 1853 में। लेकिन भारत में जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, ये तो कोयला से चलने वाली थी, पहले तो कोयले से चलते थे ना। बाद में पहली बार बिजली से चलने वाली ट्रेन कौन थी जानते हो? वो कब चली थी? 1925 में चली थी। 1925 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, 1853 में पहली बार कोयला वाला इंजन चला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, और कहाँ चला था ये? मुंबई से कुर्ला के बीच में। और जो ये कोयला वाला चला था मुंबई से थाड़ी चला था, और बिजली वाला मुंबई से कुर्ला चला था, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, भारत में पहली मेट्रो भी चलती है ना, मेट्रो सफर की, कभी दिल्ली जाओ आपको मेट्रो मिलेगा वहां पर।
तो भारत में जब पहली बार मेट्रो चलाई गई थी, कहाँ चलाई गई थी? कलकत्ता में चलाई गई थी, याद रखना। 1974-75 में इसके लिए बिल पास हुआ था, 85-86 में बन के तैयार हो गया था। तो भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता में। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में अब कुछ मैं प्रथम प्रथम ही बता रहा हूँ, तो कुछ चीजें और भी प्रथम है जो क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम जूट कारखाना, जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा, सोने जैसा रेशा, जूट जो बोरे बनाए जाते हैं, जो घर बनते वक्त जो रस्सी आती है बांधने के लिए, वो जूट की बनी होती है। थैला जो बनता है वो भी जूट का होता है। प्लास्टिक का नहीं, जूट की बात कर रहे हैं। भूरे कलर का होता है, यहाँ है नहीं, मैं दिखाता आपको। तो भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ बनाया गया था? रिसरा में। रिसरा कहाँ है? ये है कोलकाता में। तो भारत का पहला जूट कारखाना रिसरा, कोलकाता में, और कब? 1859 में। याद रखना, सन नहीं पूछा जाता, लेकिन कहाँ स्थापित हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, भारत का प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित बनाया गया था? तो बेतिया में। बेतिया कहाँ है? बिहार में। बेतिया, बिहार के बेतिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। कब? 1840 में। अब अभी जो है वर्तमान में भारत में दो जगहों पर चीनी सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, या तो महाराष्ट्र या तो उत्तर प्रदेश। दो जगह गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, या तो महाराष्ट्र या तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। विश्व में दो देशों में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है, या तो ब्राजील और या तो भारत। कंपटीशन में रहते हैं लोग, याद रखना। अगला देखो, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र मिल, जहां पर सूती कपड़े बनाए जाते हैं, तो कहां पर था? मुंबई में स्थापित हुआ था 1854 में। किसने बनाया था? कावस जी डावर, एक व्यक्ति थे कावस जी डावर। उन्होंने भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित किया था। कब? 1854 में। कहां पर? मुंबई में। सूती कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। सूती कपड़ा जानते हो आप। अब सूती वस्त्र के नाम से कुछ चीजें बड़ी मशहूर हैं, उनके बारे में बात कर लें, बहुत पूछा जाता है। तो जैसे कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यहाँ सब बताए थे, आपको याद होगा। लिवरपूल से मैनचेस्टर चली थी गाड़ी, याद होगा, भारत विश्व की पहली ट्रेन। तो मैनचेस्टर आपको कहाँ मिलेगा? ब्रिटेन में। ब्रिटेन का मैनचेस्टर क्षेत्र जो है सूती वस्त्र के लिए मशहूर है। जब कोई देश, जब कोई चीज विदेशों में मशहूर होता है और वैसा ही कुछ भारत में मशहूर होने लगता है, तो उसी से कंपेयर करके अपने देश का भी नाम हमने मशहूर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने यहाँ तो वैसे मशहूर होने वाला है नहीं, तो हम क्या करें? विदेशों से कंपेयर करके अपना मशहूर कर लेते हैं। क्या किया जाए, जैसे जैसे भी मशहूर हो तो जाए, ठीक है। मशहूर होने के लिए लोग देखो तो क्या क्या करते हैं। आप कभी टिकटॉक पे वीडियो देखो, रील वाले वीडियो देखो, इतने खतरनाक खतरनाक डांस होते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक सीन होते हैं, आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो मशहूर होने के लिए है ना। बस वही है, ये लोग भी तो मशहूर होना चाहते हैं। आप लोग तो देखते होंगे। इधर देखो, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर प्रदेश का या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। इसका मतलब कानपुर में सूती कपड़े बनाए। कानपुर में जानते हो कारखाने खूब हैं, जानते हो ना। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहते हैं, दक्षिण तमिलनाडु में है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर वो क्षेत्र है जहाँ सूती वस्त्र का उद्योग खूब होता है, याद रहेगा। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में, और उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, क्योंकि मुंबई में पहले सूती वस्त्र का लेन देन खूब होता था, वहां बंदरगाह था, तो अंग्रेज वहीं से लेन देन करते थे, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, याद रखना। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। बोस्टन आपको मिलेगा अमेरिका में, वहां पर भी सूती वस्त्र का खूब लेन देन होता है, व्यापार होता है और कपड़े बनाए जाते हैं। तो अहमदाबाद में खूब बनाए जाते हैं। अहमदाबाद में आप जानते हो, सूरत के आसपास देखो, सूरत में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो साड़ी का काम करते हैं। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग जाते होंगे वहाँ काम करने, तो क्या बोलते हैं? बोस्टन बोलते हैं। सब याद रहेगा ना आपको, अगर कहीं पढ़े होगे तो सब वन लाइनर में लिखवाए गए होंगे, पूछे खूब जाते हैं, याद रखना इसको। रेशम का पहला कारखाना, रेशम बनाने का, रेशम के वस्त्र बनाने का। रेशम सुने होंगे, रेशम से गाने भी सुने होंगे आप। तो रेशम का पहला कारखाना कहाँ था? हावड़ा में, 1832 में स्थापित। हावड़ा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र। हावड़ा ब्रिज भी तो है ना वहीं पर। तो रेशम, चलो आ जाओ। रेशम का तो आप गाना सुने होंगे, और रेशमी कपड़े बड़े मशहूर है ना, रेशम का, मलमल का। इधर आ जाओ। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना कानपुर में, अपने कानपुर में। कब? 1876 में। ऊनी कपड़ा, वो देखते हो ना, वो पहले आप, अब तो लड़कियां बड़ी समझदार हो गई, पढ़ने लिखने लगी हैं। पहले वाली लड़कियां ऐसे स्कूल जाती थी, ऐसे दो सलाई बोलते हैं, दो सलाई लेती थी, और एक में इधर धागा एक में इधर धागा, ऐसे ऐसे करते ना, तो ऊन होता था, उससे क्या बनते? स्वेटर बनते थे, ठीक है। तो ये जो ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना बना था, उसमें भी मशीनों से ये सब होता था, ऐसे से, जो लड़कियां अक्सर करती हैं। लड़के तो सीख ही नहीं पाएंगे इसको, इसे बोलते हैं, इसे कानपुर में पहला स्थापित हुआ था, याद रहेगा। तो ये तो था पहला पार्ट। कुछ तो यहाँ से समझ में आया होगा, करोगे जरूर पेपर में, मुझे आशा है। दूसरे पार्ट को देखते हैं, ध्यान से देखो इधर।
कागज का पहला कारखाना, कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ बना था? ये बना था श्रीरामपुर। श्रीरामपुर आपको कहाँ मिलेगा? वही पश्चिम बंगाल। सब पश्चिम बंगाल। दरअसल अंग्रेज जब आए ना बंगाल में ही बसे, तो बंगाल में बसे तो कंपनियां वहाँ विस्तार। बंगाल बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, पानी की व्यवस्था अच्छा है, तो जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छा होगा, गंगा नदी वहीं से गई है ना, आप नदी वाला पार्ट पढ़े हो ना, तो जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छा है वहीं पर कारखाने बनेंगे। तो कागज का पहला कारखाना श्रीरामपुर, याद रखना। सीमेंट की खोज कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। इंग्लैंड के पोर्टलैंड में पहली बार सीमेंट बनाया गया था, ठीक है। और भारत में सीमेंट का पहला कारखाना बना था मद्रास में। मद्रास मतलब वही चेन्नई, तमिलनाडु में 1904 में भारत में सीमेंट का पहला कारखाना खुला था, ठीक है। एचएमटी, हिंदुस्तान मोटर टूल्स, एचएमटी का नाम सुने होंगे, बड़ी पुरानी कंपनी है। एचएमटी की स्थापना 1988 में होती है, कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है। सॉरी, कलकत्ता में होती है, डेट ये डेट नहीं है। कलकत्ता में होती कब? ये एचएमटी की स्थापना, ठीक है। दूसरा, लौह इस्पात का पहला कारखाना कुल्टी में होता है। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। लौह इस्पात का पहला कारखाना कुल्टी में होता है, पश्चिम बंगाल में। कुल्टी पश्चिम बंगाल में, वहां लोहा और इस्पात जो बनाया जाता है उसका पहला कारखाना स्थापित हुआ था। अगला, कोयला। कोयला में क्वेश्चन ऐसे आता है कोयले की क्वालिटी के हिसाब से, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला, उससे निम्न क्वालिटी का कोयला, उससे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन से होते हैं। तो अगर कोयले की बात करें तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला, देखो मैं एक सूत्र बताता हूँ, सूत्र बता दूं, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, पी ली बी ए। पी से पीट, ली से लिग्नाइट, बी से बिटुमिनस, ए से एंथ्रासाइट। ये सबसे टॉप क्वालिटी का है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिटुमिनस आता है, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट आता है, सबसे निम्न क्वालिटी का पीट होता है, ठीक है। तो ये चार क्वालिटी का कोयला होता है। सबसे लास्ट वाला जो पीली बीए तो किए हो ना, पीले रंग का बीए कर लो, तो पीली बीए जो होता है चार क्वालिटी में बटा हुआ है, पीट, लिग्नाइट, सुन लीजिएगा ध्यान से, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, बहुत ज्यादा उष्मा देता है। और जो शुरुआत वाला पीट जो कोयला है सबसे निम्न क्वालिटी का भूरा कोयला बोलते हैं, सफेद कोयला बोलते हैं, इसमें गंदगी ज्यादा होता है, ज्यादा गर्मी नहीं देता है। तो याद रखना, यही लिखे यहाँ पर, कोयला, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का है, उससे निम्न क्वालिटी का बिटुमिनस है, उससे निम्न क्वालिटी लिग्नाइट, और सबसे निम्न क्वालिटी का पीट। याद रह जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर कोयला पूछा जाए ना, सबसे उच्च क्वालिटी कोयला सबसे नीचे मिलेगा और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला सबसे ऊपर मिलेगा। जो कम निम्न होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी कोयला नहीं तो ऊपरी सतह पे मिलते हैं पृथ्वी पर, और सबसे नीचे जो मिलते हैं वो काले काले होते हैं, एकदम चमकीले होते हैं, उसमें ऊष्मा खूब होती है, जलाने पर धुआं कम, गर्मी ज्यादा देते हैं। और वही कोयला बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें? वही कोयला कन्वर्ट हो जाते हैं हीरा में, ठीक है। एक चीज बता दे रहा हूँ, ये जो प्राचीन काल में वनस्पतियां दबी थी, पेड़ पौधे दबे थे, बड़े बड़े डायनासोर दबे थे, हमारे बुजुर्ग दब गए थे, वही अगर तटीय क्षेत्र में दब गए तो वो कोयला पेट्रोलियम बन गए, और जमीनी क्षेत्र में दब गए तो वो बन गए कोयला। तो वही आज निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जमीन से निकाल के हम कोयला यूज कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो पहले जलाने से पहले एक बार नमस्ते कर लिया करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर वही कन्वर्ट हो जाए हीरा में तो वही हमारे बुजुर्ग हैं, हीरा बन गए हैं, ठीक है। उन्हें हम गले में पहनते हैं, माथे पे लगाते हैं, माथे पे मतलब जो मुकुट बनते हैं, जैसे कि महारानी विक्टोरिया पहनती थी। याद रखना, इधर आ जाओ, ये तो याद रहेगा। कुछ परियोजनाएं हैं, नदियों की कुछ परियोजनाएं, वो क्वेश्चन पेपर में खूब बनता है। अगर आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको जरूर पता होगा, कुछ ना कुछ आ जाते हैं। तो परियोजना मतलब, परियोजना होता है नदियों के पानी को रोक कर कहीं पर भेज देना, कुछ करना, उससे बिजली बनाना, या फिर उससे सिंचाई करना, उससे पीने की व्यवस्था करना। तो ये सब जो होता है इसे परियोजना में बोलते हैं। तो कुछ परियोजना, हीराकुंड पूछा जाता है किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना आपको मिलेगा महानदी पे, उड़ीसा में है, महानदी बहती है उड़ीसा में, नदियों में आपको बताए थे। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर? उड़ीसा में। दूसरा, नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना बोलते हैं इसे, ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा माता टीला परियोजना आपको मिलेगा बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास बेतवा नदी पर मिलेगा माता टीला परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। नाथपा झाकरी, एक बार ये बीएड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, नदी ही पूछा जाता है, किस राज्य में ये नहीं पूछा जाता। तो नाथपा झाकरी किस पे है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी आप जानते हो जम्मू कश्मीर में, तो सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया, उकाई परियोजना। दरअसल नाम अजीब है ना, इसलिए पूछा जाता है, कई बार पीसीएस में आया है, कई बार एसएससी में आया है। उकाई परियोजना आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर। ताप्ती याद होगा, नर्मदा ताप्ती आपको बताए थे नदियां, ठीक है। इडुक्की परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था केरल में एक नदी बहती है पेरियार नदी, वहीं पेरियार झील है, पेरियार अभ्यारण्य है। तो पेरियार जो नदी है उसी के पास एक, उसी पानी को रोककर एक परियोजना बनाई गई, उसका नाम है इडुक्की परियोजना। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में, याद रखना चाहिए। अगला सरदार सरोवर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी को हमने बताया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था, तो वो सरदार सरोवर परियोजना के तहत कई बांध बनाने थे नर्मदा नदी पे। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला देखो दुलहस्ती परियोजना, ये आपको मिलेगा चेनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना कहाँ मिलेगा? चिनाब नदी पर, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा शिव समुद्रम परियोजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे मिलेगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। इसके अलावा टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर है, जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर के क्षेत्र में बनाया गया है, मतलब 2 देश इसमें शामिल है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी, याद रहेगा, ठीक। अब कुछ हम जीव अभ्यारण्यों के बारे में बता रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जीव अभ्यारण्य अगर आप पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से इनको देख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जीव अभ्यारण्य जो चर्चा में रहते हैं? एक तो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और एक पखुई है। तो नामदफा और पखुई अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। असम का जो इंपॉर्टेंट है बहुत है, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। असम में कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, ओरंग है, गर्म पानी है। गर्म पानी, ठीक है, ठंडा पानी नहीं है। तो असम में कौन कौन सा है? मानस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा एक सिंह वाले गाइडों के लिए मशहूर है, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। ओरंग भी है और गर्म पानी भी है। तो गर्म पानी तो वैसे भी याद रहेगा, काजीरंगा, मानस, ओरंग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर काजीरंगा। उड़ीसा में जो है ये सिमलीपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद भीतरकनिका भी इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, वहाँ मगरमच्छ का पालन होता है। मगरमच्छ के लिए भी क्वेश्चन आए तो भीतरकनिका आपके दिमाग में होना चाहिए, पूछा जाता है। इसके अलावा सतकोसिया भी है, वहीं पर टाइगर रिजर्व है, वहाँ बाघ अभ्यारण्य भी बनाया गया है। तो सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोसिया आपको मिलेगा उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश का एक है दुधवा, आप सुने होंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वहीं लखीमपुर खीरी में। और इसके अलावा चंद्रप्रभा भी है, ठीक है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। अपने यूपी वाला तो याद ही होना चाहिए ना, आप तो यूपी के हो। क्यों? अगला देखो उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट का नाम सुने होंगे, एक अंग्रेज के नाम पे था जिम कार्बेट, ठीक है। अभी नाम इसका शायद चेंज हो गया है। तो जिम कार्बेट आपको मिलेगा, पता करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिम कार्बेट का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो जिम कार्बेट ये आपको है। और राजा जी है, राजा जी मूवी का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, याद रखना। कर्नाटक में कौन सा है? बन्नेर घट्टा, बड़ा खतरनाक है। एक बार मुझे क्वेश्चन पेपर में मिला था, पीसीएस के एग्जाम में मिला था, बन्नेर घट्टा, दिमाग चकर आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था, कहाँ से आ गया क्वेश्चन बन्नेर घट्टा। तो याद रखना बन्नेर घट्टा कर्नाटक में है। और कर्नाटक में एक और इम्पोर्टेंट है बांदीपुर, ये टाइगर रिजर्व भी है बांदीपुर, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और नागरहोल ये भी कर्नाटक में है, बन्नेर घट्टा, बांदीपुर, नागरहोल कर्नाटक में। इसके अलावा केरल में शांत घाटी, केरल की शांत घाटी बड़ी मशहूर है जैव विविधता के लिए, इसको भी याद रखिएगा। केरल में, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल की शांत साइलेंट वैली बोलो या फिर शांत घाटी बोलो, कहाँ पर मिलता है? ये केरल में है, ठीक है। और यहाँ पर शांत घाटी जीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। और एक और है इराविकुलम, और एक पेरियार, तो आप पेरियार नदी तो जानते हो उसके नाम से, और एक इराविकुलम है, ये याद रखिएगा। शांत घाटी से एक और नाम आता है सिल्कान घाटी। सिल्कान घाटी बंगलुरु को कहते हैं, वहां सिल्कान चिप बनाई जाती है। और सिल्कान घाटी वास्तव में कहाँ पर है? कहाँ है? अमेरिका में है। जम्मू कश्मीर का याद रखो, जम्मू कश्मीर में जो है दाची गांव इंपॉर्टेंट है, और किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर का 2 इंपॉर्टेंट है, दाची गांव और किश्तवाड़, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में चलते हैं, सुंदरवन सुने हो, सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन अभ्यारण्य भी है, और सुंदरवन भी है, सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा जल्दापारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दापारा, जल्दापारा खूब पूछा जाता है, याद रहेगा ना, इसको याद रखिएगा। आगे देखो मध्य प्रदेश, आप जानते हो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, याद रहेगा ना। मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खेती खूब होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, और कान्हा किसली, कान्हा किसली, 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 कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण,
कृष्ण किसली, ठीक है, याद कर लेना। कान्हा किसली कहाँ है? एमपी में। और पेंच, एक पेंच महाराष्ट्र में भी है, एक पेंच यहाँ भी है, याद रखना पेंच। मणिपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ फुंडी का बना हुआ, सरकता रहता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सरकता, पता नहीं चलता, कई वर्षों में, एक साल बाद पता चलेगा आज यहाँ था कल वहाँ चला गया, इसलिए सरकता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए ना सरकता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कैबुल लामजाओ है। कहाँ मिलेगा आपको? मणिपुर में, याद रखना इसको। फुंडी का है, छोटे छोटे घास के टुकड़ों से बना हुआ है, इसलिए सरकता रहता है। घास के टुकड़े थोड़ी रहेंगे स्थिर, हाँ पानी में सरकते रहेंगे ना। जैसे पानी में ढेर सारा कीचड़ ऐसे ऊपर तक बाहर निकल आया, बाहर तो लोग रह लेंगे, लेकिन वो तो कीचड़ पे रुका है जिससे वो सरकता रहेगा वो। इसके अलावा डंपा, डंपा अभ्यारण्य आपको मिलेगा मिजोरम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी विहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साइबेरियाई सारस केवलादेव घाना पक्षी विहार में घूमने टहलने आते हैं। अब सोचो पक्षियां भी घूमने टहलने आते हैं, उनका वीजा पासपोर्ट नहीं लगता, आपका लगेगा आप जाओगे तो केवलादेव आपको मिलेगा राजस्थान में। सरिस्का भी आपको राजस्थान में मिलेगा, और रणथंभौर भी आपको राजस्थान में मिलेगा। केवलादेव, सरिस्का और रणथंभौर आपको तीनों के तीनों मिलेंगे राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा नीलगिरी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में, केरल में, कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो याद रखना भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी है, याद रखना। अब आगे यहाँ पर है चिपको आंदोलन, ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने के लिए जाके चिपक जाते थे ऐसे, ठीक है। आप किसी से चिपक जाओगे कैसे कोई छुड़ाएगा? तो वहाँ के लोग पेड़ काट रहे थे, सरकार वहाँ पेड़ कटवा रही थी, ये लोग पेड़ को बचाने के लिए जाकर पेड़ से चिपक जाते थे ऐसे। अब चिपक गए तो जब तक वो हटेंगे नहीं तो पेड़ काट नहीं सकते, तो इसीलिए सुंदरलाल बगोड़ा ने कहा था पेड़ को बचाने का यही तरीका है कि आप पेड़ से चिपक जाओ, तो लोग चिपक जाते थे, ठीक है। और तब तक चिपके रहते थे जब तक लोग वहां से चले नहीं जाते थे। चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। किसने चलाया था? इसको चलाया था सुंदरलाल बगोड़ा ने, याद रहेगा आपको। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक, हाँ मिट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मिट्टियां हैं भारत में, सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभी मैं मैप से बनाऊंगा, पहले इसको इतना छोड़ते हैं, मिट्टी वाला हिस्सा भी लास्ट में करवाते हैं। मिट्टियों से क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा लास्ट में करवाते हैं, इधर वाला कंप्लीट करते हैं। देखो कुछ झीलें जो भारत में पाई जाती हैं, कुछ झीलों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो पूछ लेता है ये झील किस राज्य में है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। अगर चोलामो झील की बात करें, चोलामो झील आपको सिक्किम में मिलेगा, याद रखना। डल झील जम्मू कश्मीर में मिलेगा, आपको पता होगा यहीं से निकली थी एक नदी। इसके अलावा और ये ठंडियों में जम जाती है, आप जानते हो लोग इसमें स्केटिंग करते हैं। और बुलर झील भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। साभर झील आपको राजस्थान में मिलेगा, यहाँ पर नमक बनाया जाता है साभर झील से। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, अभी इसका रंग बदल गया था और माना जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बना था या फिर ज्वालामुखी से बना था। लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। चिल्का झील आपको उड़ीसा में मिलेगा, जो कि खारे पानी की झील है और भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, उड़ीसा में है। और पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। आपको बताते हैं कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा सट गया है, तो वहां पानी इकट्ठा हो गया और एक झील बना है कोलेरू झील, आपको नदियों में बताए थे। और ताजे पानी का झील है, मतलब इसमें खारा जल नहीं मिलता है, ठीक है। अष्टमुदी झील और बिंबनाथ झील आपको दोनों मिलेगा कहाँ पर? केरल में। और बिंबनाथ झील में नौका दौड़ का आयोजन होता है महाबली, राजा महाबली के स्वागत में। महाबली के जानते हो ना, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, महाबली से 3 पग में पूरा धरती आकाश पाताल माप लिया था, महाबली को पाताल भेज दिया था। तो वही ओणम के त्योहार जब मनाते हैं केरल वाले, तब वही वो बाहर आते हैं, तो उसी की खुशी में नौका दौड़ का आयोजन होता है, ठीक है। लोकटक झील आपको मिलेगा मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ चीजें और है, स्टेटिक्स में ही बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश, मतलब कि कौन सा देश भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, 4000 कुछ किलोमीटर है। और सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है, तो वो है अफगानिस्तान, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भारत के किस राज्य की सबसे लंबी जलीय सीमा है, तो वो है गुजरात का, याद रखिएगा। संविधान से संबंधित कुछ पिछले, जिससे मैंने संविधान की वीडियो बनाया था लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी, उसको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद क्षेत्र में क्या है? महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है। ये भारत सरकार को कानूनी सहायता देता है, बोल सकते हो आपकी भारत सरकार का वकील है ये, ठीक है। ये संसद के किसी अधिवेशन, किसी सदन में बैठ सकता है, वहां बातचीत कर सकता है, वहां बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
और भारत सरकार को कानूनी सहायता देता है अनुच्छेद 76 में। जैसे भारत सरकार के लिए महान्यायवादी होता है, उसे राज्य सरकार के लिए क्या होता है, महाधिवक्ता है, ठीक है। और उसका अनुच्छेद क्या बनेगा, 76 में आप 89 प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका अनुच्छेद क्या है, पता कर लेना। आगे देखो, अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है, सरल 79 संसद, 80 राज्यसभा और ल से लोकसभा, 81 में लोकसभा, सरल 79 80 81, सरल संसद राज्यसभा लोकसभा 79 80 81। क्या ये याद रहेगा, याद रखना, इसको भूलना मत। तो 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, याद रखना। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब कोई कानून बना रहे हो और लोकसभा ना सहमत हो या फिर राज्यसभा ना सहमत हो, दोनों आपस में बातचीत ना कर रहे हो, मतलब लोकसभा सहमत हो, राज्यसभा ना मान रही हो, राज्यसभा मान रही हो, लोकसभा ना मान रही हो, तो ये होता है दोनों को साथ में बैठा के बात करवा लें, तो इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, याद रहेगा, राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार। 1 मिनट, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ठीक है। तो 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में, 2002 में। 1961 में दहेज से संबंधित कोई कानून बना रहे थे तब बुलाया गया था। 1978 में बैंकों से सुधार संबंधित कोई कानून बन रहा था तब बुलाया गया था। और 2002 में पोटा एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करने वाला एक्ट है, ठीक है। तो पोटा जब कानून ला रहे थे तब बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। याद रखना, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। देखो हमारे यहाँ पर कानून बनाने का तरीका ये है कि लोकसभा में पास करवाएं, राज्यसभा में पास करवाएं, राष्ट्रपति साइन कर दे, कानून बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, संसद का सत्र ना चल रहा, बैठक नहीं चल रही हो, किसी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं संसद में, तो पास कैसे करवाएंगे। और कोई कानून बनाना जरूरी है, तो जब देश हित में कोई कानून बनाना जरूरी है और संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसे में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करके कानून लागू कर सकता है। अनुच्छेद 123 में बोला गया, और वही अध्यादेश जारी करने का पावर राज्यपाल को राज्यों में दिया गया है अनुच्छेद 213 के तहत, याद रहेगा। ये रहा 124 में, अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। और 214 में क्या है, अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट है, याद रहेगा। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। भाग 15 में 324 329 के बीच में निर्वाचन आयोग है, इसका काम है देश में चुनाव करवाना, याद रहेगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, इसका गठन राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग, ठीक है। देश में पैसे के लेन देन से संबंधित सुझाव देता है, अनुच्छेद 280 में है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गठन राष्ट्रपति करता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ खेल से संबंधित चीजें हैं, याद रखिएगा। खेल से भी क्वेश्चन खूब आते हैं, तो उनको देखते हैं। खेल से मतलब कि कुछ खेल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कि वो जो खेल जहाँ खेला जाता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। जैसे बैडमिंटन जहाँ खेलते हैं उसको कोर्ट बोलते हैं, जहाँ बैडमिंटन जिस स्थान पे खेलते हैं उस स्थान को कोर्ट बोलते हैं। और जहाँ बेसबॉल खेलते हैं उस स्थान को डायमंड बोलते हैं, डायमंड, याद रखना है सब। फुटबॉल जहाँ खेलते हैं उसे फील्ड बोलते हैं, जानते हो गया। आइस हॉकी जहाँ खेलते हैं, बर्फ पे हॉकी जहाँ खेलते हैं उसे रिंग बोलते हैं। टेनिस जहाँ खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं। कुश्ती जहाँ लड़ते हैं उसे बोलते हैं रिंग या फिर एरीना, ठीक है। कुश्ती जहाँ होती है, ठीक है, याद रखना। अब कुछ खेलों से संबंधित कुछ उनके कप भी पेपर में आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो बैडमिंटन से संबंधित एक कप है थॉमस कप, उबेर कप, खूब पूछे जाते हैं, याद रखना बैडमिंटन से संबंधित। टेनिस से संबंधित जो कप है डेविस कप है, ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन ओपन है, तो ये सब क्या है, टेनिस से संबंधित कुछ कप है। हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, ये हॉकी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फुटबॉल से संबंधित जो कप है वो है फीफा कप। अब कुछ जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग, जो हमारे देश के बड़े नेता लोग मरे हैं, उनको जहां दफनाया गया है तो वहां पर कुछ नाम से उनको उस जगह को सेव किया गया। जैसे कि महात्मा गांधी को जहां दफनाए हैं उसे क्या बोलते हैं, राजघाट। महात्मा गांधी को जहां दफनाए उसे राजघाट बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को जहां दफनाए उसे विजय घाट बोलते हैं, याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी को जहां दफनाए उसे शक्ति स्थल बोलते हैं। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह को जहां दफनाए हैं उसे किसान घाट बोलते हैं। इन्हीं की याद में किसान दिवस भी मनाते हैं, आपको याद होगा। और राजीव गांधी को जहां दफनाए हैं उसको क्या बोलते हैं, वीर भूमि। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया
मैं थोड़ा आपको वो मिट्टी वाला बता दूं, वो पेपर में आ सकता है, तो थोड़ा उसको ध्यान से देख लीजिएगा। पेपर में देखिए, आगे देखते हैं। ये जो भारत का मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल, ये तिब्बत वाला हिस्सा है, याद होगा इसी को चीन बोलते हैं, चीन इस पे कब्जा किया। इधर म्यांमार मिलेगा, और इधर आपको मिलेगा पाकिस्तान, इसके पीछे मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये गुजरात का है, याद रखिएगा ना। और इधर आपको ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपको मिलेगा श्रीलंका। इतना तो जानते हो आप। जो जलोढ़ मिट्टी है, भारत में सबसे ज्यादा हिस्से पे, लगभग 43% हिस्से पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, ये ऐसे, ये पूरा क्षेत्र जलोढ़ वाली, सॉरी, ये ऐसे और ऐसे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि इधर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब बहुत सारी नदियां आती थी, यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, यहाँ मिलेगी। और इधर नदियां कटाव बनाती थी, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। तो भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र छोड़ के, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी मिलती है। जहाँ जहाँ नदियाँ बड़े स्तर पर बहती हैं, उधर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है। अगर इसमें मिला है तो ऐसे यहाँ तक होता है ये जलोढ़ मिट्टी। और ये वाला क्षेत्र जैसे, ये वाला इतना, यहाँ मिलेगा काली मिट्टी, ठीक है। और ये इधर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये सब लाल मिट्टी है, ठीक है। और इधर वाले क्षेत्र में ये आपको मिलेगा यहाँ पर लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। और ये लाल मिट्टी ऐसे पूरा यहाँ तक आता है, पूरा ये लाल मिट्टी है, ठीक है, लैटराइट मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज्वारी मिट्टी मिल जाए, क्योंकि ज्वार भाटा ऐसे आता रहता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत के सर्वाधिक भूमि पर कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद तो पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी हो जाएगी, ये याद रहेगा। दूसरी बात, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। दूसरी अगली बात, कपास उत्पादन के लिए जिस मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है काली मिट्टी, ठीक है। जितना काला है उतना गोरा बच्चा आता है इसका, ठीक है। तो कपास तो देखो रुई ना, सब बहुत गोरा होता है, तो काली मिट्टी है, ठीक है। इधर की जो लाल मिट्टी है, इसमें आप चना की खेती कर सकते हो। लाल मिट्टी में चना की खेती अच्छे से हो जाती है, दालों की खेती खूब होती है इधर, ठीक है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में आपको क्या खेती होती है? मुख्यतः कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। और जलोढ़ मिट्टी तो आप जानते हो, बाजरा, धान, इन सब के लिए, आलू के लिए बेस्ट है। इधर जो लैटराइट मिट्टी में तो चाय की खेती खूब अच्छे से होती है, चाय की खेती खूब अच्छे से होती है। तो इधर लैटराइट मिट्टी मिलती है, इधर भी मिलती होगी। यहाँ बारिश खूब होती है, असम के में, मेघालय में खूब होती है, गारो खासी जयंती के आसपास, ठीक है। इधर दार्जिलिंग के क्षेत्र में बारिश होती है, दार्जिलिंग की चाय मशहूर है, आप जानते हो। तो इधर चाय, कर्नाटक में कॉफी खूब होता है, ये भी आप जानते हो। तो ये थोड़ा मिट्टी जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कितना है ये, और कुछ चीजें और जो बताना था वो मैं छोड़ दिया, उसको भी देख लीजिएगा। कि कुछ जलप्रपात हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो जोग जो जलप्रपात है वो है शरावती नदी पर। जोग या गरसोपा बोलते हैं, नदियों में भी बताए थे। उसके बाद चुलिया जलप्रपात आपको मिलेगा चंबल नदी पर, चंबल यमुना की सहायक है, याद होगा। तो चुलिया जलप्रपात उस पर मिलते हैं। धुआंधार जलप्रपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें और बता देते हैं यहीं पर, उसको भी ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दे, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये नीचे तमिलनाडु है, ऊपर लद्दाख है, इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये पूरा मैप तो आपको दिख ही रहा है। तो भारत कर्क रेखा ऐसे बीचों बीच से गई है, और इधर से रेखा, ये तो बताया गया था आपको, भारत का मैप बताया गया था।